मैं एक दारुल अमान में सिक्योरिटी ऑफिसर था। यहाँ हालात की मारी और मजबूर औरतें पनाह लेने आती थीं। एडमिन एक बदनीयत औरत थी जिसका काम ही बड़े बड़े लोगों को खुश करना था। हर रोज रात के सन्नाटे में वो मजबूर लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में जबरदस्ती भेजी जाती थीं। कुछ की हालत तो वापसी पर इतनी खराब होती थी कि मुझे शर्म आ जाती थी। ये नौकरी मेरी मजबूरी थी। एक रोज 13 साल की एक बहुत ही मासूम लड़की जब दारुल अमान लाई गई तो मैं खुद पर काबू न रख सका। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, एक सियाह रंग की गाड़ी मैं खामोशी से सर झुकाए बैठा हुआ था। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था इतनी तालीम हासिल करके मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करूंगा। दिल खून के आंसू रो रहा था। हर जगह मैं अपनी सीवी दे चुका था मगर कहीं से भी मुझे जवाब मौसूल नहीं हुआ था। मेरी अम्मी बेवा हो चुकी थी और उनकी तमाम दवाइयों का खर्चा मेरे ही सर था। अब्बा की मौत के बाद मेरी अम्मा बहुत निढाल रहने लगी थीं। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने न पड़ी। मेरे बाप ने हमेशा सर उठाकर जिंदगी गुजारी थी, लोगों की मदद की थी, कभी हाथ नहीं फैलाया था। और मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं भी कभी हाथ न फैलाऊं। इसीलिए मैंने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी ताकि जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती इसी पर गुजारा कर लूं। मैंने जानबूझकर इतनी लंबी ड्यूटी रखी थी ताकि मुझे पैसे ज़्यादा मिल सके। यहाँ आने के बाद मैं बहुत अजीब कैफियत में मुब्तला रहने लगा था। दिल भारी और बेचैनी। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ गड़बड़ बड़ा है। ये दारुल अमान जितना अच्छा नज़र आता है वैसा नहीं था। इसमें एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। बेशक ये जगह उदासी वाली थी जहां बेसहारा औरतें अपने घर होने के बावजूद रहती थीं, मगर इसके बावजूद भी कुछ अच्छा महसूस नहीं होता था। एक ड्रग फेल आती थी जैसे यहां बहुत बुरा होता है। आज मामूल का ही दिन था। रात के 10 बज रहे थे। मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी पर बैठता था और रात 3 बजे मेरी घर वापसी होती थी। रात का गार्ड कुछ ही घंटों के लिए आता था। मुझे दरवाजे पर बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब एक गाड़ी आई तो मैंने फौरन छोटी सी खिड़की खोलकर बाहर देखा तो साहब की गाड़ी यानी एडमिन के शौहर की थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। उनकी गाड़ी सीधा पोर्च में रुकी थी। मैंने भागकर उनका दरवाज़ा खोला तो अचानक उन्होंने बाहर आते ही मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं बौखला सा रह गया। मेरे कदम बेख्तियार पीछे हटे। वो मुझे देखते हुए धाड़ कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? फौर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? जबकि मैं गड़बड़ कर बोला, साहब अंदर से इजाज़त नहीं थी, मैं माजरत ख्वाह हूं। जैसे ही मैंने आपकी गाड़ी देखी मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। वो फौरन बोले, अपनी हद में रहना, आइंदा किसी भी गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, खासकर मेरी जैसी गाड़ियां। जितनी भी आईं मैंने सर हल्की जुम्बिश दी और खामोशी से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। इस इंसान का रवैया इतना सख्त था कि मेरा दिल मजीद बोझल हो गया था। कुछ ही देर बाद एक औरत मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बोली, आपको एडमिन अंदर बुला रही है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं इस खातून को देखते हुए बोला, सब खैरियत है? तो उसने सर हाँ में हिलाया और खामोशी से चली गई। यहां रहने वाली हर औरत बिल्कुल संसी जैसी रहती थी, ना किसी से बात करती थी, ना हंसती थी। कितनी औरतों को मैंने इसी तरह मुर्दा हालत में फिरते हुए देखा था। कई बार मुझे गुमान होता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, इसीलिए ये औरतें इतनी डरी हुई, खामोश और उदास रहती हैं। मुझे कभी किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि ये भी एडमिन का हुक्म था। जब मुझे जॉब दी गई, कई चीज़ें मुझे समझाई गईं कि तुम सिर्फ गेट तक महदूद रहोगे, आने वाली गाड़ियों के दरवाजे खोलोगे और दारुल अमान के अंदरूनी हिस्से में नहीं आओगे। रात 3 बजे के बाद तुम एक लम्हा भी नहीं रुक सकोगे। मैंने कई बार पूछा, क्यों मैम, रात 3 बजे के बाद ऐसा क्या होता है? मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। चंद कदम अबूर करके मैं एडमिन के कमरे में दाखिल हो गया। सामने वो औरत बैठी थी जिसे देखते ही मेरा अरूम रेम कांप उठा। वो औरत तकरीबन 45 या 50 साल की थी। मैंने धीमी आवाज में सलाम किया। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें साहब ने मारा है? मैंने एक नज़र उनके शौहर पर डाली और सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला, गलती मेरी थी, इसीलिए मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है। मगर मैडम,
मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मुझे ये नौकरी बहुत अजीज है, मुझे माफ कर दें। मेरी माँ और मेरे हाल से मैं बहुत मजबूर था। अगर उस वक्त मेरा बाप जिंदा होता तो मैं उन सब के गिरेबान तक पकड़ लेता, मगर उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे। मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। वो औरत धीमा मुस्कुराई और मुझे देखकर बोली, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम नजर आ रहे हो मुझे। खैर, मैंने तुम्हें आज कुछ और देने के लिए बुलाया है। मैंने एक नजर उस औरत पर डाली और बोला, जी हुक्म करें मेम, क्या काम है। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था। एक लम्हा भी वहां गुजारना मुहाल था, लेकिन मैं क्या करता। नौकरी के हाथों में इतना मजबूर हो चुका था कि मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा था। वो औरत मुझे देखकर बोली, अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं, यानी डबल कर दूं, तो क्या तुम 3 बजे के बाद भी ठहरोगे, सुबह 6 बजे तक? उसके बाद तुम चाहो तो दोपहर 2 बजे काम पर आ जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने इस औरत को हैरान नजरों से देखा। चंद लम्हे मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या मामला है? मेरा दिल चाहा कि इनकार कर दूं, लेकिन लालच हर शय पर गालिब आ गया था। अगर यह औरत मेरी नौकरी के पैसे डबल कर देती तो मुझे किसी अच्छी नौकरी की जरूरत ही न रहती। हम 2 माँ बच्चे थे, मुझे पूरे 50,000 रुपए मिल जाते, जिससे हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो सकता था। मैं फौरन बोला, मैम मैं सुबह 10 बजे तक रुक जाऊंगा, आप हुक्म करें। मेरी बात सुनकर वो औरत अदा से मुस्कुराई और मुझे देखकर बोली, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर यहां काम करना है तो अपनी आंखें और अपने लब मुकम्मल तौर पर बंद रखने होंगे। जो भी इस दारुल अमान में हो रहा है उसी तक महदूद रहना चाहिए। अगर एक बात भी इस दारुल अमान के बाहर निकली तो तुम्हारा पता साफ है, न तुम्हें कहीं और नौकरी मिलेगी और ना ही तुम्हारी ये नौकरी रहेगी। सोच समझकर अभी फैसला करो। इस औरत ने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया। आखिर 3 बजे के बाद क्या होने वाला था, ये सोचकर चंद लम्हे में कुछ बोल ना पाया और फिर सर झुकाकर बोला, ठीक है, मैं अपनी जबान और आंखें दोनों बंद रखूंगा। आपकी बात का मतलब मैं समझ गया हूं। आप वादा करें, आप मुझे 50,000 देंगी। उसने सर हिलाकर हां कहा और बोली, अगर मुझे तुम्हारी कारकर्दगी पसंद आई तो वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारी तनख्वाह लाख से भी ज्यादा कर दूंगी। लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है, यानी सिर्फ दरवाजा खोलना है और आने वालों को इज्जत देनी है। समझ रहे हो तुम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर जुम्बुश दी। उस औरत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और मुझे बतौर गार्ड सुबह 6 बजे तक तैनात कर दिया। आज ही मेरा पहला दिन था। मैं फौरन बाहर आकर अपनी अम्मी को इत्तला दी तो वो फौरन बोली, ऐसा क्या काम होने वाला है जो तुम्हें ये लोग 3 बजे के बाद भी रोक रहे हैं? मेरा दिल घबरा रहा है। खावर, तुम इस नौकरी को छोड़कर वापस आ जाओ, बस 3 बजे तक, ठीक है? मैं फौरन बोला, नहीं अम्मी, पैसों की बहुत जरूरत है। आपका इलाज, घर का राशन, बिजली गैस के बिल, बेहतर है कि मैं ये नौकरी कर लूं। मुझे क्या लेना देना, मेरा काम सिर्फ दरवाजा खोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर मेरी अम्मा ने खूब समझाया, नहीं तुम वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा। न जाने क्यों बहुत घबराहट हो रही है। वैसे भी तुम्हारी मालकिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आती। वो औरत अच्छी नहीं लगती। मैंने अपनी मां को अपनी बातों में उलझा दिया और फोन बंद कर दिया। दिल भी घबरा रहा था, आंखें बार बार नम हो रही थीं, लेकिन मैं खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें मजीद मुंतशिर हो रही थीं। ठीक 3:10 पर बाहर एक गाड़ी आई। मैंने छोटी सी खिड़की से बाहर झांका तो वो साहब की जैसी ही गाड़ी थी। मैंने फौरन दरवाजा खोला तो अगले लम्हे सांस रुक सी गई। मैं बेख्तियार चीख कर 2 कदम पीछे हुआ। ड्राइवर फौरन बोला, अरे निकालो इसे, देर हो रही है, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। मैं फौरन बोला, कौन हो तुम और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अभी मैं कुछ कहता उससे पहले ही वार्डन बाहर आई और मुझे देखकर बोली, तुम्हें कहा था कि अपनी आंखें और अपनी जबान बंद रखना, मगर लगता है तुमने मेरी बात समझ नहीं ली। निकालो इस लड़की को। मैं बोला, मैडम इसकी हालत देखें, ये तो मेना है ना? मगर वो मुझे नजरअंदाज करके पिछली सीट से मेना को जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकाल चुकी थी। इसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है।
वो थप्पड़ मीना के मुंह पर रसीद करते हुए बोली, बहुत ड्रामा कर लिया, सीधी खड़ी हो वरना यही टांगे तोड़ दूंगी। मगर वो खड़ा भी नहीं हो पाया। उसके साथ खतरनाक किस्म की जबरदस्ती की गई थी, जो उसके कपड़े, बॉल और चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। वो रोते हुए बोली, मैं चल नहीं सकती, मेरी हालत बहुत खराब है, अंदर से व्हीलचेयर मंगवा दें। उस औरत ने मीना के पेट पर जोरदार लात मारी और बोली, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहते ही उसने ड्राइवर को कहा, तुम जाओ और साहब को मैर इस्लाम कहना। वो फौरन बोला, साहब ने कहा है कि 2 दिन बाद यही लड़की दोबारा जाए, उसको आप तैयार कर देना। जबकि वो सरहा में हिलाकर अब मीना को बालों से घसीटना शुरू हो गई थी, जबकि मैं ऐसा हो गया था जैसे कट गया हूं। बदन में लहू नहीं था। कुछ देर तक मैं वहीं जमीन पर बिल्कुल बेसूद बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे हवास बहाल होने लगे। मैं चुपचाप अपनी जगह से खड़ा होकर खामोशी से अपनी कुर्सी पर आ बैठा था। दिलो दिमाग काम करना बंद कर चुके थे। यानी 3 बजे के बाद ये घिनौना काम शुरू होता था। रोज दिन के वक्त कुछ लड़कियां बाहर जाती थीं। कई बार मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये लोग रोज कहां जाती हैं, मगर आज तमाम तसव्वुरात वाज़े हो गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि ये तुम क्या देख रहे हो। इस लड़की की हालत बहुत खराब थी। माथे से खून बह रहा था, नाक से खून निकल रहा था, होंठ फटे हुए थे, गर्दन पर दरिंदगी के निशान वाज़े थे। मेरी आंखें भर आईं। अगर इसकी जगह मेरी बहन होती तो मेरा वजूद कांप उठता। मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अंदर जाकर हंगामा खड़ा कर दूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये एक दारुल अमान है, यहाँ बेसहारा खवातीन सहारे के लिए आती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं चारों तरफ से मजबूर था। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं इतने बड़े गिरोह से उलझ पाता। जब ये काम इतनी आसानी से किया जा रहा था और अभी तक ये लोग पकड़े नहीं गए थे, तो इसका मतलब यही था कि इनके पीछे बहुत भारी हिमायत है। जब से मैं यहाँ काम कर रहा था, तब से दोपहर के वक्त कुछ लड़कियां चली जाती थीं और फिर मैंने कभी उनकी वापसी नहीं देखी। हाँ, अगले दिन या चंद दिन बाद वो मुझे दारुल अमान के सहन में नजर आ जाती थीं। चुपचाप बैठे बैठे कब 6 बजे हो गए और मेरी छुट्टी का वक्त आया। मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं खामोशी से रिपोर्ट करके घर लौट आया था। घर में दाखिल होते ही अम्मा की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने मना किया है तुम्हें, लेकिन तुम अपनी माँ की बात समझो ही नहीं। तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। खावर, तुम नहीं जाओगे, बस, मैंने कहा और अम्मा पर एक नजर डालकर खामोशी से बरामदे में बैठ गया। मेरा दिल बोझल हो रहा था। अगर अम्मा मना ना भी करती तब भी मैं ना जाता। मैंने फैसला कर रखा था, लेकिन मालूम नहीं था कि रब मुझसे क्या काम लेना चाहता है। मेरी खामोशी देखकर अम्मा मेरे बराबर आकर बैठ गई और कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? थक गए हो? जाओ आराम करो, 2 बजे जाना है ना। तुम आराम से सो जाओ, मैं खाना बनाकर रखूंगी। वो मजीद कुछ कहने से पहले मैंने उन्हें गले लगा लिया। न जाने क्यों मुझे अपना आप बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, अगर उस दारुल अमान में मेरी माँ या बहन होती तो मैं वो मंजर कैसे देख लेता। काफी देर उन्हें गले लगाए बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मैं अलहदा हुआ तो अम्मा की आंखों में आंसू थे। वो मुझे प्यार से कहने लगी, क्या हुआ है मेरे बेटे, इतने उदास क्यों हो रहे हो? क्या बाबा की याद आ रही है या कोई और बात है? मैंने सर नफी में हिलाया और खामोशी से कमरे में आकर लेट गया। दिल इतना बोझल और जिस्म इतना थका हुआ था कि लेटते ही नींद आ गई। मुझे मालूम नहीं कब मैं नींद की वादियों में चला गया, मगर अगले ही घंटे घर में शोर सुनाई दिया। मैं गहरी नींद में था जब किसी ने मुझे झंझोड़ा। मैं झट से जागा तो खाला सर पर खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली, तुम सोते रहोगी और तुम्हारी माँ अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। बाहर आकर देखो तुम्हारी माँ को क्या हो रहा है। इनकी बात सुनकर मेरा दिल मुंह में अटक गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया। अम्मा जमीन पर बैठती जा रही थी। इनको इस हाल में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इनको थामकर पूछा, क्या हुआ? आपकी तबीयत को क्या हो रहा है, बताइए। मगर वो कुछ कहने की हालत में न थी। इनकी सांस उखड़ रही थी। मैंने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और अम्मा को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया।
5 मिनट में एम्बुलेंस घर के दरवाजे पर आ पहुंची। मैंने फौरन अम्मा को इसमें मुंतकिल किया और हम अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में अम्मा को फौरन ले गए। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि अम्मा की तबीयत बहुत नासाज है, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अगर बरवक्त बेहतर इलाज न करवाया गया तो मैं अपनी मां खो दूंगा। ये अल्फाज नहीं, दिल में छुरा घोंपने वाले ख्याल थे बाबा के जाने ने। अम्मा को मुकम्मल तोड़ दिया था। मैंने फौरन फैसला किया कि रात दिन काम करके अम्मा को बेहतरीन इलाज दिलवाऊंगा। मैं जानता था यह कदम मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। जो वो करती हैं वो उनका फेल है, उन्हें कब्र में इसका जवाब देना है। मैं सिर्फ वहां नौकरी करता हूं, वहां का मालिक नहीं हूं। ये सोचकर मैंने दिल को समझाया और ठीक 2 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। मैं अभी अपनी ड्यूटी पर बैठा ही था जब एक लड़की मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बोली, आपको वार्डन अंदर बुला रही है। तो मैंने सर को हल्की जुम्बिश दी और अपनी वर्दी ठीक करके उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो सामने खड़ी थी, हाथ में कॉफी का मग थाम रखा था। उस औरत के चेहरे को देखकर न जाने क्यों मुझे सख्त गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा और सर झुका लिया। वो मुझे देखते हुए बोली, कल जो तुमने तमाशा लगाया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोला, मैं माजरत खा हूं। वो मंजर मेरी आंखों के सामने पहली बार आया था, इसीलिए इस तरह का रद्द-ए-अमल दे दिया। लेकिन अब आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलेगी। आपको मेरे लब खामोश ही मिलेंगे। आप जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरी बात सुनकर वो औरत मुस्कुराई और मुझे देखते हुए बोली, बहुत खूब, मुझे अंदाजा था तुम्हारा पहला रद्द-ए-अमल यही होगा, लेकिन अब याद रखना, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी और तुम्हारी वो मामूली जॉब भी चली जाएगी। समझ रहे हो? मैं कोई जवाब न दे पाया, बस सर को हल्की जुम्बिश देकर अपने आप को उनके सामने बिल्कुल गिरा लिया। इस औरत ने मुझे जाने का इशारा कर दिया और मैं खामोशी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शाम होते ही 4 लड़कियां गाड़ी में बैठकर निकल गईं। मुझे मालूम था कि अब रात 3 बजे के बाद जब उनकी वापसी होगी तो आसान नहीं होगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे सोइयां आगे बढ़ रही थीं, मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थीं। ठीक 3 बजे के बाद अचानक बाहर गाड़ी आई। मैं समझ गया कि अब कैसा कयामत खेज मंजर देखना है। मैंने हाथों से दरवाजा खोला। एक के बाद एक गाड़ी पोर्च में रुकी और मेरा दिल मजीद घबरा गया। मैंने आगे बढ़कर गाड़ियों के दरवाजे खोले तो अगले लम्हे मेरा सांस रुक गया। अंदर 4 लड़कियां बैठी थीं और उनकी हालत देखने के काबिल थी। जिस तरह उनको जलील और रुस्वा किया गया था, मैं समझ गया कि ये मासूम किसी दरिंदे के हवाले की गई थी, जिसने अपनी हवस मिटाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अंदर से फौरन कुछ लड़कियां भागती हुई आईं और उन 4 को संभाल कर अंदर ले गईं। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। आंखों से कब आंसू बह गए मुझे खुद पता नहीं चला। मैं चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। दिल इतना गमजदा था जिसकी कोई हद नहीं थी। वक्त गुजरता रहा। 6 बजे के वक्त जब मैं रिपोर्ट करके अपने घर की जानिब निकल रहा था तो अचानक किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने पलट कर देखा तो मेना खड़ी थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और होंठ पर जख्म का खरंट मौजूद था। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए बोली, कैसे हो? मेरे पास जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं बिल्कुल खामोशी से उस मासूम का जख्मों से भरा चेहरा देख रहा था। वो बोली, अफसोस है मुझे कि तुम भी इस गलीज खेल का हिस्सा बन गए। मुझे लगा था कि तुम कम से कम हमारे लिए कोई कदम उठाओगे, जिस तरह तुमने रद्द-ए-अमल दिया था। मगर पैसों के पीछे सभी हवस के पुजारी बन जाते हैं। लेकिन मुझे तुम्हारा बहुत अफसोस है कि तुम भी ऐसे ही निकले। तुमने मेरा मान तोड़ दिया खावर। ये कहकर वो वापस अंदर चली गई, जबकि मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं क्या करता? मैं खुद मजबूर था। अगर मेरी माँ की बीमारी ना होती तो शायद मैं वाकई ये नौकरी छोड़ देता या कम से कम उन लोगों के लिए कोई कदम जरूर उठाता। मैंने फिलहाल अपने कान और दिमाग मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ की तबीयत वैसी ही थी
उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। कल तक वो बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन अचानक उनके साथ क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनका बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाना चाहता था। पूरा वक्त उनके पास बैठा रहा। थोड़ी देर उनके पहलू में लेटकर नींद पूरी की और 2 बजे के वक्त दोबारा तैयार होकर अपने काम पर निकल गया। वो औरत मुझे 50,000 रुपए दे रही थी। ये कोई मामूली रकम नहीं थी और मेरे जैसे गरीब के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। आज भी मामूल के मुताबिक शाम 6 बजे लड़कियां अपने मकसद के लिए भेजी गईं। मुझे मालूम था ये लड़कियां किन के पास जाती हैं। यकीनन उन फाउंडेशन वालों के पास ही जाती थीं जो दारुल अमान चलाने के पैसे देते थे। वक्त गुजरता गया और 10 दिन का अरसा बीत गया। 5 दिन बाद मुझे सैलरी मिलने वाली थी। जिस तरह मैंने ये वक्त गुजारा था, ये सिर्फ मैं और मेरे रब ही जानते थे। मुझे जितनी बेचैनी हुई थी वो सिर्फ मेरी जात को मालूम थी कि मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया था। मेरी अम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। मैं नहीं जानता था ये क्यों हो रहा है। डॉक्टरों का कहना था कि हम भरपूर इलाज कर रहे हैं। कुछ पैसे मैंने वार्डन से भी लिए थे जो मैं सैलरी मिलने के वक्त कटवाने वाला था। आज मामूल का दिन था। 4 बजे के वक्त मेरी तवज्जो दारुल अमान के दरवाजे पर चीखो पुकार की तरफ गई। मैं घबरा कर वहां खड़ा होकर देखा तो वहां तकरीबन 13 या 14 साल की एक बच्ची बुरी तरह रो रही थी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करे मैडम, अल्लाह के लिए मेरे साथ ऐसा मत करे, आपकी बेटियों जैसी हूं। मगर वो औरत उसे घसीट रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पीछे 2 लड़कियां और थीं जो बिल्कुल खामोश चल रही थीं, मगर वो लड़की किसी कीमत पर भी हाथ नहीं आना चाहती थी। वार्डन भी किसी से कम नहीं थी। वो काफी सख्त थी, इसलिए आराम से उस लड़की को घसीट रही थी। मेरा दिल अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था। गाड़ियां तैयार हो चुकी थीं, बड़ी लड़कियां बैठ चुकी थीं, जबकि वार्डन उस लड़की का जबड़ा पकड़ते हुए बोली, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है और इतना शोर शराबा मचाओ मत, जाना तो तुम्हें हर हाल में पड़ना है। मैं तुम्हारे नाम के पैसे ले चुकी हूं, इसलिए चुप रहो और बैठो अंदर। ये कहते ही उसने मुझे देखा और बुलंद आवाज में कहा, खावर, इधर आकर इसे गाड़ी में डाल दो, जल्दी करो। मैं घबराए कदमों के साथ उस बच्ची की तरफ बढ़ा। वो बच्ची मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, खावर भाई, ऐसा मत करें, खुदा के लिए ऐसा मत करें, अल्लाह को एक माने, आपकी भी बहन होगी, माँ होगी, इन्हीं के सदके मुझे बख्श दें। इस औरत से मुझे निजात दिला दें, मुझे नहीं जाना, मैं ये गंदा काम नहीं करना चाहती। उसकी सिसकियां मेरा ज़मीर झंझोड़ रही थी। वो औरत मुझे देखते हुए बोली, खावर, देख क्या रहे हो, जल्दी करो, देर हो रही है। इन लोगों को निकलना है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैं मजीद हिलाकान हो गया। मेरा सर भारी हो रहा था। मैं चाह रहा था कि उसका हाथ थामकर उसे गाड़ी में बिठा दूं। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अंदर मौजूद ज़मीर मुझे इस तरह झंझोड़ रहा था कि अगर मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत होने दिया तो मैं फड़क कर मर जाऊंगा। मुझे वो वक्त याद आया जब मैंने मीना को देखा था और मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल आया था, अगर उसकी जगह मेरे घर की औरत होती तो मैं कैसे बर्दाश्त करता। अगले लम्हे मेरे वजूद ने यह सब देखने से इनकार कर दिया। मैं आगे बढ़ा और इस बच्ची को पकड़ने के बजाय मैंने वार्डन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और इस मासूम 13 साला बच्ची को पीछे करते हुए अपने हाथ में मौजूद बंदूक उस औरत पर तान दी और गुस्से से चलाते हुए कहा, अगर तुम्हारी आवाज भी निकली तो खुदा की कसम तुम्हें यहां जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। तुम अभी मेरे कहर से वाकिफ नहीं हो, बेहतर होगा चुपचाप खड़ी रहो। वो मुझे देखकर बोली, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी, सैलरी का भी तुम मुझे जानते में ही हो। मैंने उस औरत को देखते हुए कहा, नहीं चाहिए ये हराम की कमाई। मुझे समझ आ गया है, मेरी माँ की तबीयत इसीलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि मैं हराम काम कर रहा था। अपने सामने गलत काम होते देखकर आंखें बंद करके बैठा था। ये कहते ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस बच्ची की तरफ बढ़कर कहा, जल्दी से पुलिस को कॉल करो, आज इस औरत का हम भांडा फोड़ देंगे। अंदर से काफी सारी औरतें बाहर आ गईं। गाड़ी में बैठी लड़कियां भी बाहर आकर तमाशा देख रही थीं। इस छोटी बच्ची ने फौरन पुलिस को कॉल करके इत्तला दे दी।
ठीक 10 मिनट बाद 4 मोबाइल दारुल अमान के बाहर आकर रुके। फौरी तौर पर तमाम पुलिस एहलकार अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अभी तक मैंने इस औरत को बंदूक की नोक पर रखा हुआ था। अंदर आते ही 2 लेडी कांस्टेबल्स ने उसे पकड़ लिया। वो बच्ची पुलिस ऑफिसर को देखकर बोली, मेरा नाम महानूर है, मैं यहाँ सहारा ढूंढने आई थी क्योंकि मेरे माँ बाप मर चुके हैं और भाइयों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन ये दरिंदा सिफत औरत हमें बेसहारा लड़कियों और औरतों को गलत जगहों पर भेजती है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। ये दारुल अमान नहीं, ये कोठा चला रही है। इसे मुआफी नहीं मिलनी चाहिए, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसकी गवाही पर इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। वो औरत अभी भी धमका रही थी, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान न दिया। मैंने भी चश्मदीद की गवाही दी और काफी सारी लड़कियों ने बयानात दे दिए थे। इस औरत को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा यह कदम मेरी जिंदगी बदल देगा। 2 दिन बाद यह मामला पूरी मीडिया के सामने आ गया। इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिली और कुछ लोगों को भी पकड़ा गया जो मंजर आम पर आ चुके थे। हुकूमत ने मुझे बड़े एजाज से नवाजा, जिसकी बदौलत इतना बड़ा कारनामा रोक दिया गया था। मुझे एक बेहतरीन जगह से नौकरी की ऑफर भी मिली। तनख्वाह 50,000 रुपए थी। अब मुझे समझ आया कि 50,000 रुपए मेरे नसीब में थे, लेकिन हराम तरीके से नहीं बल्कि हलाल तरीके से। जैसे ही ये तमाम काम हुए, मेरी माँ की तबीयत भी बेहतर होना शुरू हो गई। मैंने समझ लिया कि मेरे चुप रहने की वजह से ही मुझ पर ऐसी मुसीबतें आ रही थीं। मैं जितना रब का शुक्र अदा करूं, वो कम है कि इस रब ने मुझे अक्ल दी, वरना न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह होती रहती और हम जैसे लोग खामोश तमाशाई बने उनको अजियत में देखते। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल आशर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।